हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 और इसके अंदर हम लिगेंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन को और समझने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आने वाली जो डेफिनेशन है वो है उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटिक लिगेंड। एम्बीडेंटिक लिगेंड, एम्बीडेंटिक लिगेंड। देखो ये क्या होता है उभय दंतुक लिगेंड। तो ये क्या होते हैं, ये एक दंतुक लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? एक दंतुक लिगेंड, अर्थात वे एक दंतुक लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु हो, दो या दो से अधिक हो, दो या अधिक क्या हो भाई, दाता परमाणु। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते समय, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते समय केवल एक दाता परमाणु ही भाग लेता हो। एक दाता परमाणु ही क्या लेता हो? भाग लेता हो। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया NO2 समूह। NO2 समूह, इसके अंतर्गत दो दाता परमाणु है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये नाइट्रोजन के द्वारा भी बॉन्डिंग करेगा और ऑक्सीजन के द्वारा भी बॉन्डिंग करेगा। देखते हैं NO2 को, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, अर्थात इस स्थिति में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो क्या करता है, बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। अर्थात यहां से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा और मेटल के साथ बंध बनेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इस लिगेंड को कहने वाले होते हैं हम नाइट्रो। क्या कहते हैं भाई? नाइट्रो। और यदि स्थिति इस प्रकार से रही हो, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो इस स्थिति में क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर मेटल के साथ बॉन्डिंग करके, तो देखो लिगेंड तो एक ही था, लिगेंड एक दंतुक लिगेंड था, उसमें दो या अधिक क्या हो, दाता परमाणु और दाता परमाणु है। लेकिन कोऑर्डिनेशन उपसेसिव बंध बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु भाग लेता हो। केवल एक ही दाता परमाणु क्या लेता हो? भाग। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ले रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहा है। आ रही बात समझ में? अब कहोगे कि सर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन कैसे आए? तो हमने कहा था कि NO2 माइनस थे, इसमें क्या है कि N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन, 5 थे, दो बंद, दो नाइट्रोजन ये बॉन्डिंग बना ली है और 3 और 4, एक इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो ये बंद बनाया हुआ था इसने उसका ले लिया और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के दो हो गए। अर्थात अब इसके ऊपर आ गए लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। आ रही यहाँ तक बात समझ? यहाँ हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास एक तो ये बंद बनाने के लिए प्रयुक्त हो गया, एक ये रहा, और एक किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर के वो लोन पेयर बना दिया और यहां से फिर क्या कर लेगा, मेटल के साथ बॉन्ड कर लेगा। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया CN माइनस आयन का, कि ये किस प्रकार से। तो देखो हमने बात की थी कि CN की बात कर लेते, तो हम जानते हैं CN। अब देखो मैं यहां बात करता हूं कि कार्बन की बॉन्डिंग होती है 4, कार्बन 4 बंध बनाता है और नाइट्रोजन आपका कितने बंध बनाता है? 3। ठीक है, इस स्थिति में नाइट्रोजन के कितने बंध बन रहे हैं? 2। नाइट्रोजन चाहे कि मेरे 3 बंध बन जाए, नाइट्रोजन चाहे कि मेरे कितने बंध बन जाए? 3 बंध बन गए, तो नाइट्रोजन की तो हो गई बॉन्डिंग पूरी। अब बच्ची कार्बन, कार्बन के बनने चाहिए 4, लेकिन कार्बन के कितने रह गए हैं अभी? 3। अर्थात अब चाहेगा, कोशिश कार्बन करेगा, क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अब नाइट्रोजन को बॉन्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। कौन करेगा? कार्बन। तो बेटा कार्बन ने यहां से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, कार्बन यहां से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तब इस लिगेंड का जो नाम होगा वो होगा साइनो। क्या होगा? साइनो। जब कौन बॉन्डिंग कर रहा है? कार्बन। यदि स्थिति कुछ इस प्रकार से हो कि नाइट्रोजन, यदि चलो मैं ऐसे करता हूं C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब मैं क्या कर रहा हूं
कि नाइट्रोजन के 3 बंध नहीं कर रहा हूं, नाइट्रोजन के 3 बंध नहीं, कार्बन के 4 बंध करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिए भाग, अब 2 एक लॉन्ग पेयर होगा, तो इसने कार्बन ने क्या किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त कर दिए और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया। आ रही यहां तक बात समझ? इस कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया और नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो 2 तो भाग ले लिए, एक लॉन्ग पेयर बचा हुआ और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। अब ये जो लॉन्ग पेयर है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, अर्थात स्थिति यदि इस प्रकार की है तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, स्थिति यदि इस प्रकार की है तो ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो बॉन्डिंग कर रहा है तो इस स्थिति में इस लिगेंड को क्या कहेंगे, तो हम जानते हैं इस स्थिति में इसको बोलते हैं आइसोसाइन। आइसोसाइन, यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। और ले लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और बेहतर समझ में आने वाला। अगला जो एग्जांपल है आपका वो है HCN-। इसके भी 2 प्रकार के HCN-। इसके भी देखो 2 प्रकार से उभयतंतुक लिगेंड बनेंगे। देखो कैसे बनते हैं, जैसे मैंने ऐसे किया SC ट्रिपल बॉन्ड N। तो भाई हम जानते हैं कि सल्फर की जो बॉन्डिंग है वो 2 होती है, अर्थात सल्फर 2 बंध बनाता है अधिक स्थायी स्थान, जैसे ऑक्सीजन भी 2 बनाता है, ऑक्सीजन के पास तो ऑक्सीजन वर्ग का तत्व है। तो उसके बाद में कार्बन की बात करूं तो ये 4 बंध बनाता है, नाइट्रोजन की यदि बात करूं तो 3 बंध बनाता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, सल्फर की बात करूं तो सल्फर ने 1 बंध बनाया है, 2 नहीं बनाए, कार्बन के 4 बने हुए, 3 और 1 4, नाइट्रोजन के 3। तो अब जो बंध बनाएगा वो बनाएगा सल्फर। कौन बनाएगा? सल्फर। मेटल के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु CMA के साथ ये बंध बनाएगा। अब जब CMA के साथ ये बंध बनाएगा तो दाता परमाणु रहा सल्फर, इस स्थिति में दाता परमाणु कौन रहेगा? सल्फर। क्या रहेगा भाई? सल्फर। अब जो सल्फर रहा है तो इसका नाम बन जाएगा थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो, ठीक है भाई। और यदि मैं बात करूं कि इस प्रकार की कंडीशन बन जाएगी सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो भाई सल्फर के अब बॉन्ड कितने बन गए? 2 पूरे हैं, कार्बन के 4 हैं, नाइट्रोजन के 2 ही रह गए। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसको 3 चाहिए होंगे बंध। अब जो 3 बंध चाहिए होंगे तो अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन से, अर्थात मेटल के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा। इस स्थिति में यदि मैं बात करूं तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो, कोई दिक्कत? तो ये था उभयतंतुक लिगेंड, अर्थात ये एक दंतुक लिगेंड ही है, लेकिन एक समय पर यदि थायोसाइनेट है तो एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु से संयोजक बंध बनाता है, और यही इसकी डेफिनेशन है और इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक या अगला जो लिगेंड का प्रकार है वो है कीलेटिकारी लिगेंड। क्या है बेटा? कीलेटिकारी लिगेंड, हम उसी की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से सवाल बनते हैं एनसीईआरटी में, पोस्ट करके नोट कर लिया करें आप लोग। कीलेटिकारी लिगेंड ये क्या होते हैं? तो देखो जो आपके उभयदंतुक लिगेंड थे वो एक दंतुक लिगेंड थे, लेकिन कीलेटिकारी लिगेंड एक दंतुक लिगेंड नहीं होते हैं। ये आपके द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक, द्विदंतुक भी हो सकते हैं, त्रिदंतुक हो, चतुर्दंतुक, अथवा मैं बहुदंतुक की बात कर लेता हूं, बहुदंतुक, द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड जो सीएमए के साथ, जो किसके साथ भाई? जो सीएमए के साथ। अब बताओ द्विदंतुक होंगे तो एक बंध बनेंगे या 2 उपसंयोजक बंध बनेंगे? 2 बनेंगे। और बहु है तो 2 या अधिक, मैं ऐसे करके देता हूं, जो सीएमए के साथ 2 या अधिक उपसंयोजक बंध बनाकर, जो अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक वलय का निर्माण करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, एक वलय का निर्माण करते हो।
किसका निर्माण करते हो भाई, एक वलय का निर्माण करते हो, तो उस लीगेंड को, तो उस लीगेंड को कीलेटी लीगेंड, तो क्या कह रहे हैं हम, कीलेटी लीगेंड, तथा इस संपूर्ण घटना को, तथा इस संपूर्ण घटना को क्या कहेंगे, संपूर्ण घटना को हम कहते हैं कीलेटीकरण। क्या कहते हैं, कीलेटीकरण। आ रही यहां तक बात समझ में, कीलेटीकरण कहते हैं। चलो, तो कीलेटीकरण की डेफिनेशन भी हमारे पास आ गई। अब बात आती है, यहाँ एक छोटी डेफिनेशन और बनती है कि कीलेट यौगिक किसे कहते हैं। बेटा यहाँ देखो ध्यान से, कीलेट यौगिक, तो जाहिर सी बात है कीलेट यौगिक क्या होंगे, जिनमें कीलेटी लिगेंड, कीलेटीकारी लिगेंड उपस्थित होंगे, अर्थात वे उपसहसंयोजक यौगिक, वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें कीलेटी लिगेंड उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कीलेट यौगिक कहलाते हैं। एक चीज और समझ में आने वाली है, ये जो नाम है ना कीलेट, कीलेट शब्द, कीलेट शब्द, इसका जो अर्थ है, अर्थ वो होता है केकड़े का पंजा, केकड़े का पंजा। और इससे एक चीज निकल के आती है केकड़े के पंजे से, कि भाई पंजा अर्थात जो वलय बनेगी वो कम से कम 5 सदस्य होनी चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जो वलय बनेगी वो 5 सदस्य होनी चाहिए, 5 सदस्य कम से कम। क्या कम से कम कितने होने चाहिए, 5 सदस्य होने चाहिए उस वलय बनने के दौरान। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CuEn का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है भाई, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं इसकी बात करता हूं, तो देखो मैंने क्या किया कि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। कॉपर एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, मैंने आपको बताया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो 3 को देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 3, NH2 NH2, ठीक है, इसे बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। अब नाइट्रोजन ने यहां से बॉन्ड कर ली, यहां से बॉन्ड नहीं कर ली। अब EN कितने हैं, 2 है, इसे बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। तो देखते हैं CH2 CH2 NH2, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, ये चीज आपको आवश्यक रूप से लिखनी है +2, ठीक है। अब देखो, तो ये एक वलय बनी कि नहीं बनी, ये द्विदंतुक लिगेंड है और CMA के साथ 2 या अधिक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, 2 बना रहा है, ठीक। उसके बाद एक वलय का निर्माण करना, देखो वलय का निर्माण, तो कॉपर से कौन जुड़ा है, NH2, NH2 CH2 CH2 NH2 कॉपर। एक वलय बनी कि नहीं बनी, एक वलय बनी कि नहीं बनी। जब वलय बन गई है तो वलय का निर्माण हो रहा है, तो इस लिगेंड को हम क्या कहेंगे, कीलेटी लिगेंड। क्या कहेंगे भाई, कीलेटी लिगेंड। और इस यौगिक को क्या कहेंगे, कीलेट यौगिक। आ रही यहां तक बात समझ में। अब बात आ रही कि कीलेट शब्द केकड़े का पंजा, अर्थात वलय कम से कम 5 सदस्य होनी चाहिए। तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 सदस्य हो गए, तो वलय में 5 सदस्य भी हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एक कीलेट यौगिक का एग्जाम्पल है, जिसमें कीलेटीकारी लिगेंड उपस्थित है, और ये जो पूरी घटना है वो आपकी कीलेटीकरण है। आ रही यहां तक बात समझ। एग्जाम्पल और एक और देख लेते हैं। जैसे आपने ले लिया FeOX का होल थ्राइस, इसके ऊपर आवेश -3 है, क्योंकि ये -3 इधर जाएगा तो प्लस के 6 और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। है, अब इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये कैसे बनेगी, OX को जानते हो, ऑक्सीलेटो, ये एक लिगेंड है आपका ऑक्सीलेटो नाम का, जो Fe के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। चलो मैं स्ट्रक्चर बना करके बता देता हूं। Fe ऑक्सीलेटो होता है आपका C डबल बॉन्ड O O
C डबल बॉन्ड O, इधर नहीं, ऐसे लगा O F, ठीक है भाई, F। और देख लेते हैं अपन, इधर लगा करके C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O O, ठीक है। अब -3 आवेश इसके ऊपर है, ठीक है। ये ऑक्सीलेटर 3 है, तो अभी और लगाएंगे बच्चे, अभी एक और लगाएंगे, ये लगेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बंद बनाएगा ऑक्सीजन, ये बंद बनाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे तो 5 दृष्टि बले बनेगी, 1 2 3 4 5 दृष्टि बनी। तो ये भी एक कीलेट यौगिक का ही एक एग्जाम्पल है। ऐसे जो, हाँ, फिर यहाँ एक चीज नोट डाल करके एक चीज ये लिखी जाती है कि जो कीलेटिकारी लिगेंड युक्त यौगिक होते हैं, या कीलेट यौगिक होते हैं, कीलेट यौगिक, उनका स्थायित्व, बच्चे क्या स्थायित्व, कीलेट यौगिकों का स्थायित्व, कीलेट रहित या एकीलेट यौगिक या अन्य यौगिक, अन्य यौगिकों से अधिक होता है, अधिक होता, अर्थात अधिक स्थायी यौगिक कौन होंगे, कीलेट यौगिक होंगे, क्योंकि इनमें कीलेट वलय का निर्माण होता है, स्थायित्व अधिक हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक है कि जो संकुल होते हैं, जो लिगेंड हैं, इन लिगेंडों के आधार पर ही आपके संकुलों में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है, किस संकुलों की डेफिनेशन बना, मतलब संकुलों का वर्गीकरण किया है तरीके से बात करते हैं। संकुल होते हैं 2 प्रकार के, होमोलेप्टिक संकुल और हेट्रोलेप्टिक संकुल। हम उनकी बात करेंगे, वो लिगेंड पर ही बेस्ड होते हैं, अर्थात हम लिगेंड पढ़ रहे हैं तो हम लिगेंडों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। पोस्ट करके नोट करेंगे। क्या कह रहे थे हम कि संकुल लिगेंडों के आधार पर संकुल 2 प्रकार के होते हैं। एक हमने बोला था होमोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक संकुल, और एक होता है आपका हेट्रोलेप्टिक संकुल, हेट्रोलेप्टिक संकुल। इंग्लिश में भी इनको ऐसे ही बोलते हैं, होमोलेप्टिक, कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई, हेट्रोलेप्टिक संकुल। अब देखो हम इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो ये क्या है, ये संकुल है, तो वे संकुल जिनमें सीएमए के साथ एक ही प्रकार या एक ही दाता परमाणु, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड उपसहसंयोजक बंध से जुड़े हों, उपसहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। और यहां क्या होगा कि एक प्रकार के नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, असमान, एक ही प्रकार के या समान प्रकार के भी लिख सकते हैं। यहीं पर छोटे कोष्ठक में आप चाहो तो क्या और लिख सकते हो, समान प्रकार के, ठीक है भाई। यहां असमान होंगे, समान नहीं होंगे। फिर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आएगा आपको। तो क्या होगा, वे संकुल जिनमें सीएमए से एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपसहसंयोजक बंध
अब लिगेंड है तो उपसह संयोजक बंध से ही जुड़े होंगे, उपसह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं एक से अधिक प्रकार। चलो एग्जांपल ले लेते हैं दोनों तरफ। चलो मैंने एक एग्जांपल लिया भाई, जैसे मैंने लिया CuEn का होल ट्वाइस प्लस। तो अब मुझे ये बताओ कि जो कॉपर है उससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, जो लिगेंड है वो समान प्रकार का लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन दो है तो एथिलीन डाइएमीन ही है, तो दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये तो हुआ समान प्रकार। यदि मैं इधर आकर के बात करूं, मैंने ऐसे ले लिया CuEn और Cl2, मैंने एग्जांपल ले लिया। देखो यहाँ पर कोई आवेश नहीं आएगा क्योंकि Cl माइनस इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट आ जाएगी। यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पर समान प्रकार के एथिलीन डाइएमीन ही जुड़े हुए हैं कॉपर से, लेकिन यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन भी जुड़ा है, क्लोरीन भी जुड़ा है, अर्थात क्लोराइड क्लोरो लिगेंड भी जुड़ा। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देख लो, जैसे और एग्जाम्पल लिया आपने, लिया K4FeCN का होल 6। अब आप देखेंगे कि K4FeCN का होल 6 अर्थात लिगेंड क्या है? Cn समान प्रकार के हैं, ये Fe से जुड़े हुए हैं, तो ये समान प्रकार के इसलिए होमोलेप्टिक है। और देख लेते हैं CuNH3 का होल 4 SO4। सारी बात समझ में? तो यहाँ NH3 है, कॉपर से जुड़े हुए हैं, समान प्रकार के हैं, तो इस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ और देख लेते हैं, जैसे आपसे मैंने कहा कि मैंने ले लिया CO कोबाल्ट NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है भाई, और Cl3 ये ऐसा ले लिया। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, तो कोबाल्ट से NH3 भी जुड़ा हुआ है, एमीन भी जुड़ा हुआ है, और क्लोरिडो भी जुड़ा हुआ है, अर्थात क्लोरो भी जुड़ा हुआ है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने बात किया OX का होल ट्वाइस Br2 ऐसा ले लिया, और यहां पर आ गया आपका -3। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पर OX प्रकार के लिगेंड भी हैं और Br ब्रोमो भी लिगेंड है, अर्थात लिगेंड एक से अधिक प्रकार के और भी जोड़ सकते हैं। जैसे Br के स्थान पे 2 Br थे तो एक Cl और जोड़ दिया, ये लो Br और Cl, तो 3 प्रकार के हो गए। OX भी हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया। तो इस प्रकार के जो संकुल होंगे उन्हें हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। बहुत आसान है या नहीं है? बिल्कुल। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समन्वय बहुफलक। अगला टॉपिक क्या है भाई यहाँ पे? समन्वय बहुफलक। ये क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाला टॉपिक है, आपको बहुत काम आएगा जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। चलो तो हम टॉपिक लिख लेते हैं, समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक, ठीक है भाई। समन्वय बहुफलक के बारे में यदि मैं बात करना चाहूं तो एक बार मैं वीडियो को देख करके आता हूं। समन्वय बहुफलक क्या होता है? चलो बात करते हैं समन्वय बहुफलक की। तो होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना आपके, अब उसमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है मेटल। अब मेटल से CMA से जुड़ने वाले जो लिगेंड हैं वो त्रिविम में किस स्थिति में जुड़े हुए हैं, त्रिविम में किस स्थिति में जुड़े हुए हैं, उसी घटना को हम बोलते हैं समन्वय बहुफलक। डेफिनेशन देखते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों में, उपसह संयोजक यौगिकों में, इसमें भाई उपसह संयोजक यौगिकों में CMA से जुड़े हुए लिगेंड, CMA से जुड़े हुए लिगेंड त्रिविम में, इसमें भाई त्रिविम में किस प्रकार जुड़े हैं, किस प्रकार जुड़े हैं या विन्यासित हैं, जुड़े हैं या फिर क्या कर सकते हैं, विन्यासित हैं,
इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। अब देखो भाई, अब देखो होता क्या, तो ये समन्वय बहुफलक एक तरीके से ज्यामिति को डिफाइन करता है कि लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी ज्यामिति क्या है। जैसे मैंने कहा कि लिगेंड है भाई, कोई सॉरी कि मेटल है। अब मेटल से 4 बंध बने हुए हैं, तो 4 बंध या तो ऐसे बंधे होंगे अर्थात चतुष्फलक के रूप में बने होंगे, या फिर क्या मेटल से वर्गाकार स्थिति में जुड़े हुए होंगे। आ रही बात समझ में? तो इन स्थितियों को ही हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो ये कितनी स्थितियां उनको हम देख लेते हैं। चलो तो देखो एक एक करके हम सबको देखने वाले हैं, और इससे बेहतर होगा कि मैं आपको उपसंयोजन संख्या के आधार पर इनके बारे में बताना चाहूँ। तो देखो भाई, मैं यदि उपसंयोजन संख्या मुख्यतः यहाँ पर 2 होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में। उपसंयोजन संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है समन्वय संख्या 4, और एक होती है समन्वय संख्या, मुख्यतः बात कर रहा हूं 6। वैसे तो 3 भी होती है, 2 भी होती है, 5 भी होती है, लेकिन मुख्यतः इन 2 की बात होगी। और होती है समन्वय संख्या 5 की। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे उतना अधिक स्थायी यौगिक का भी निर्माण होगा, क्योंकि आवेश जितना ज्यादा आएगा, आवेश के ऊपर खैर आगे हम स्थायित्व पढ़ेंगे कि उपसंयोजक यौगिक किस प्रकार से स्थायी होते हैं, तो उनके वहां पर याद रहेंगे। खैर, तो मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले समन्वय संख्या 4 की। अब समन्वय संख्या 4 होगी तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, और 4 जब बंध बनते हैं, मैं बात करता हूं जब आपके 4 बंध बनते हैं। कितने बंध बनते हैं? 4 बंध। तो 4 बंध के लिए आपको पता होना चाहिए संकरण होता है sp3। कितना होता है? संकरण होता है आपका sp3, और एक और होता है dsp2 संकरण। बच्चे 2 प्रकार का संकरण होता है। जब बॉन्ड कितने हो 4, तो 2 प्रकार का संकरण होता है, sp3 संकरण और एक होता है dsp2 संकरण। ठीक है, अब आपको ये बातें नहीं आती हैं तो आपको समझना है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 4 बंध बन रहे हैं तो 4 कक्षक भाग लेंगे तो एक s आ गया, 3 p आ गए, तो 4 हो गए टोटल। एक d आ गया, एक s, तो d और s मिलकर के 2 हो गए, और p के 2 आ गए, 4 हो गए। अब देखो जब संकरण sp3 हो तो जो ज्यामिति होती है वो होती है आपकी चतुष्फलकीय। क्या होती है भाई? चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। और यदि संकरण क्या हो, dsp2 संकरण हो, तो होती है आपकी वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय। ठीक है भाई, अब इनकी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो मैं आप कोशिश करता हूं, ये मेटल है, मेटल से चतुष्फलक, तो इस पर दिखाना थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चतुष्फलक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये क्या है? लिगेंड। ठीक है, अब ये चतुष्फलक का निर्माण कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये चतुष्फलक बन रहा है। ये चतुष्फलक जिस पर लिगेंड जुड़े हुए हैं, इनके बीच के जो बंध कोण होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग समतलीय की। तो वर्ग समतलीय आपका बहुत आसान होगा, ये मेटल रहा, यहाँ एक लिगेंड होगा, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, और ये सारे क्या बनाएंगे? उपसंयोजक बंध। भाई ये लिगेंडों ने क्या बनाए हुए हैं? उपसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। ये लिगेंड बना रहा है, यहाँ पर उपसंयोजक बंध, ये बना रहा है, ये उपसंयोजक बंध, ये उपसंयोजक बंध बना लिए। ये जो है वो है वर्ग समतलीय, समतल प्लेन में है, ये प्लेन में नहीं है। ये चतुष्फलक है, एक वर्ग तल के ऊपर होगा, एक तल के नीचे होगा, और 2 तल में होंगे बॉन्ड। खैर ये बात आप जानते हैं। ये बॉन्ड 90 डिग्री का है। इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है बंध कोण वो 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको आना चाहिए। तो ये हुआ बंध 4 का। अब हम बंध 5 की बात कर लेते हैं, हम बंध 2 की भी बात करेंगे। ठीक है, चलो ये बात, तो इन्हीं को हम बोलते हैं समन्वय बहुफलक।
इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समन्वय बहुपद। खैर, इन स्ट्रक्चरों को नोट करेंगे आप लोग। समन्वय संख्या 5 की बात कर लेते हैं। समन्वय संख्या 5। जब समन्वय संख्या 5 हो तो आपके यहां पर मैं बात बता देना चाहता हूं कि जो संकरण होगा वो भी दो ही प्रकार का होगा। एक होता है sp3d संकरण, एक क्या होता है sp3d संकरण, और दूसरा होता है dsp3 संकरण। बात आ रही समझ में? अब ये होते हैं, ये आप संकरण पढ़ोगे 11th क्लास में, बॉन्डिंग, संकरण वाला, संकरण के द्वारा बॉन्डिंग, तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ये 11th क्लास का मैटर है, इसलिए आप इनको समझने की कोशिश करें यहीं पर। जब sp3d संकरण हो तो स्ट्रक्चर जो बनती है वो बनती है आपकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडियल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है भाई। और यदि संकरण हो dsp3 तो आपका जो स्ट्रक्चर बनती है, ज्यामिति बनती है, सॉरी ज्यामिति, वो बनती है आपकी वर्गाकार पिरामिडियल, वर्गाकार पिरामिडियल। ठीक है, जहां आपको डी पहले दिख जाए ना, डी क्या लग जाए पहले, तो वहां वर्गाकार वर्ड आ जाएगा पहले, वर्गाकार संरचना बनेगी। अब 4 बंद हैं तो आप वर्गाकार ही बोलेंगे, यदि 5 है तो वर्गाकार पिरामिडियल बोल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनकी ज्यामिति। तो देखो भाई, मेटल होगा, मेटल से त्रिकोणीय द्विपिरामिडियल, त्रिकोण बनेगा सबसे पहले। तो देखो ये देखो, ये त्रिकोण बन गए, ये लिगेंड जुड़ गए, ये जुड़ गए हैं लिगेंड आपके, 3 बंद बन गए। लेकिन अभी तो कितने, 2 और बाकी हैं। तो एक बंद यहां बन गया लिगेंड का, एक बंद यहां बन गया। ठीक है, तो देखो ये तो त्रिकोण बना, ये तो आपका कौन बन गया, त्रिकोण। और ये प्लेन में है, ये त्रिकोण जो है ये प्लेन में है। प्लेन का मतलब समझ रहे हो? यदि मैं कॉपी की बात करूं, जैसे मान लो ये कोई कॉपी है, इसमें ये तो प्लेन में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और 3। एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ एक पिरामिड की सी स्ट्रक्चर बनेगी। देखो ये यहाँ से जोड़ो, यहाँ से जोड़ो और यहाँ से, ये पिरामिड बन गया। एक पिरामिड ऊपर बन गया, एक क्या कहाँ बन जाएगा, नीचे। ये बन गया त्रिकोणीय द्विपिरामिड। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। चलो, अब हम बात करते हैं वर्गाकार। तो वही काम करना है, मेटल है, मेटल से कौन जुड़े हुए हैं, लिगेंड। 4 लिगेंड जोड़ दो, ये लिगेंड जोड़ दो, 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, अभी एक बॉन्ड और बनाना है। तो ये एक और बनाना है, तो ये तो वर्ग बन गया अभी, ये बना लिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। ठीक है, और एक ये रहा, तो जिसने ये बना लिया। तो देखो ये तो बना वर्गाकार और ये बन गया एक पिरामिड। ये वर्गाकार पिरामिड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। बस ये ऊपर भी हो सकता है, ये प्लेन के नीचे भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो देखो भाई, यहाँ जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ ये है 120 डिग्री, यहाँ ये भी 120 और ये भी 120। अब ये क्या, ये तल के ऊपर है और ये तल है, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। आपको बात आ रही समझ में? बंद कोण यहाँ 2 प्रकार के होंगे, एक 120 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। और यहाँ पर आपको देखना चाहें तो देखो ये तो होंगे 90 डिग्री के और ये भी क्या होगा 90 डिग्री का, अर्थात यहाँ सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। बात आ रही यहाँ पे समझ में? बहुत अच्छी। आगे चलते हैं, समन्वय संख्या हम 6 की बात करेंगे। समन्वय संख्या 6 की बात कर लेते हैं। तो बच्चे समन्वय संख्या 6 के लिए भी संकरण 2 प्रकार का होगा। संकरण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। एक होगा sp3d2 संकरण और एक होगा d2sp3 संकरण। बच्चे यहाँ एक चीज आती है कि चाहे स्ट्रक्चर
सॉरी संकरण sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, संरचना एक ही बनेगी, वो बनती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? वर्गाकार द्विपिरामिडीय। वर्गाकार द्विपिरामिडीय अथवा करके या तो अष्टफलकीय हो या फिर वर्गाकार, दोनों का अर्थ एक ही है। अष्टफलकीय बोल दो चाहे वर्गाकार द्विपिरामिडीय। स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपका मेटल रहा। बॉन्ड कितने बनेंगे? 6। कितने बनेंगे? 6। तो देखो बनाते हैं 1 2 3 4। 4 लिगेंड जुड़ गए हैं, 5 और ये क्या है? 6 लिगेंड जुड़ गए। अब देखो वर्ग बना के नहीं बना, देखो एक बार वर्ग बना के नहीं बना। ये आपका कौन बन गया? वर्ग। वर्ग बना, द्विपिरामिड, एक पिरामिड ये बन गया, एक और एक नीचे वाले से बना दो। ये वर्गाकार द्विपिरामिड है और इसी को ही हम अष्टफलकीय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं बात बता देता हूं कि देखो ये आपका प्लेन है, एक बंद ऊपर है एक बंद नीचे। फिर देखो होता क्या है कि ये बंद को इससे मिलाओ इससे मिलाओ तो एक फलक बनाइए। यहां से देखो इस प्रकार से एक फलक बनेगा, एक सतह बनेगी। तो 1 2 3 4, 4 फलक बन गए। इसी प्रकार 4 क्या बनेंगे? नीचे। तो 4 ऊपर फलक बने, 4 नीचे, तो 4 और 4 8। तो ये स्ट्रक्चर बन गई अष्टफलकीय। क्या बन गई बच्चे? अष्टफलकीय। तो ये अष्टफलकीय भी है और वर्गाकार द्विपिरामिडीय भी है। आ रही बात यहां समझ में? अब देखो यदि कोई और भी आपके पास मिल जाए, जैसे कोई 2 बंद वाला, समन्वय संख्या 2 वाला मिल जाए। यदि समन्वय संख्या, देखो ये तो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दी। यदि समन्वय संख्या कितनी हो? 2। समन्वय संख्या कितनी हो? 2। यदि 2 समन्वय संख्या है तो बॉन्ड इसी प्रकार से बनेंगे मेटल के पास, अधिकतम दूरी पर होने चाहिए लिगेंड। तो भाई ये स्ट्रक्चर कैसी है? रेखीय है, तो रेखीय बनेगा। ये क्या बनेगा? रेखीय। बात आ रही है यहाँ पे समझ में? यदि समन्वय संख्या 3 है तो मेटल से 3 बंद बनेंगे, 1 2 और 3। आ रही बात समझ में? और तीनों क्या बनेंगे? यहाँ बंद कोण होगा 180 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा? 120 120 और 120। इसे क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय। क्या बात है, त्रिकोणीय। इतना आसान है। आ रही बात समझ में? और 4 5 6 की मैं बता ही चुका हूं, तो बहुत आसान है। ये इतने काम आते नहीं, ये ज्यादा काम आते, इसलिए हमने पहले इनकी बात कर ली। इनको भी कर सकते थे। आसान है या नहीं है? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। तो सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ज्ञात करते हैं हम, अगला टॉपिक ये पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु की सीएमए की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो भाई सीएमए की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे हम? कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लो। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका उपसंयोजक यौगिक, इस उपसंयोजक यौगिक की आपको कंडीशन 3 प्रकार की मिल सकती है। एक आपको ये उदासीन रूप में मिल सकता है, और एक बार आपको ये धनायन के रूप में भी मिल सकता है, और एक बार आपको ये ऋणायन के रूप में भी मिल सकता है। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। तो देखो होता क्या है कि मैं एग्जांपल से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है, देखो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का बड़ा आसान तरीका है। जिसकी भी निकालनी होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, उसे एक्स मानते हैं।
क्या करते हैं भाई, x मानते हैं, तथा अन्य सभी की ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। ये काम करना होता है। अब यदि उदासीन है तो बराबर में 0 लिखते हैं, यदि धनायन है तो बराबर में धनावेश लिखते हैं, यदि ऋणायन है तो बराबर में ऋणायन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात की, जैसे मैंने कहा K4 FeCN का होल 6। अब मुझे आप लोग बताएंगे क्या ये उदासीन है, क्या ये धनायन है, क्या ये ऋणायन है। तो भाई कोई आवेश दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे उदासीन मानूंगा। क्या मानूंगा, उदासीन। तो मुझे निकालनी है CMA की, तो CMA है आपका Fe, जिसकी निकालनी उसे x मानेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था हम जानते हैं +1 होती है। कितने हैं, 4, पूरी संख्या लिखते हैं जितने भी हैं, प्लस Fe कितना है, Fe की निकालनी है उसे x मानेंगे, प्लस CN की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, CN पर आवेश कितना होता है, -1, तो -1 × 6 बराबर। अब उदासीन है, उदासीन के लिए क्या लगाएंगे, 0, उदासीन के लिए, धनायन के लिए और ऋणायन के लिए। धनायन के लिए, उदासीन के लिए 0 लगाएंगे। अब x का मान निकालेंगे, तो जिस x का मान निकालेंगे, ये +4 है, ये माइनस के क्या है, 6 बराबर 0, तो +4 और माइनस के 6, तो माइनस के 2 बचे, पक्षांतर होगा फिर प्लस के 2 हो जाएंगे, अर्थात x का मान आ गया +2। बात आ रही है यहाँ तक समझ में। इस प्रकार से हम उदासीन आयनों की या उदासीन यौगिकों की क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। उदासीन आयनों में CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक, और देखते हैं, जैसे मैंने कोई ऋणायन लिया, जैसे मैंने क्या लिया, कोई ऋणायन लिया, मैं तो वही एग्जाम्पल ले सकता हूँ जो मैंने लिए हैं। जैसे मैंने ऋणायन के रूप में लिया था FeOX का होल थ्राइस -3, ऋणायन ले लिया, धनायन भी ले सकते थे, धनायन का भी ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि जिसकी निकालने से x मानो, ठीक, प्लस ऑक्सीलेटो पर आवेश कितना होता है, -2 होता है। ये आपको याद रखने, मैंने आवेश लिखवाए आपको कि लिगेंड है, लिगेंड में दाता परमाणु कौन है, उन पर आवेश क्या है, मैंने वो सारी चीजें लिखवाई हैं। तो आप लिगेंड वाले लेक्चर में जाएंगे और वहां पर से इनको याद करेंगे। -2 है कितने, 3, तो गुणा कितना कर देंगे, 3 बराबर। ऋणायन है तो माइनस के 3 लिखने पड़ेंगे, बराबर क्या, x का मान निकालना, ये 3 दूनी 6, माइनस के 6 इधर गए तो प्लस के 6, तो -3 प्लस पहले से थे और प्लस के 6, तो प्लस के क्या बचे हैं, 3। तो CMA की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +3। बताओ कितना आसान है, बहुत आसान है या नहीं है, बिल्कुल। और देख लेते हैं, एक धनायन लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने लिया CONH3 का होल 4 Cl2 +1, ठीक है भाई। अब देखो, जिसकी निकालनी है उसे x मानेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की निकालनी होती है, C कोबाल्ट की निकाल रहे हैं, प्लस NH3 अमोनिया, एमीन, अमोनिया तो नाम है लेकिन लिगेंड का नाम क्या है, एमीन। एमीन पर आवेश होता है 0 गुणा 4, प्लस Cl पर होता है -1 × 2 बराबर प्लस का 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 0 रहा, ये 2 एकम 2, माइनस के 2 इधर जाएंगे पक्षांतर होकर के, तो प्लस के 2 हो गए और +1। बच्चे पक्षांतर करना तो हम कक्षा 3 में सीख जाते हैं, और 3 और 2 और 1 3, प्लस के 3 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। अब इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को हम रोमन वर्ड में लिखते हैं जब नामकरण करते हैं। तो 1 होगा तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, 2 होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, 3 होगा तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, 4 होगा तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, 5 होगा तो ऐसे। ये जानते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे करके। तो आशा करता हूं कि आपको CMA की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आ गया होगा। और आज हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 5 में जो पढ़ा है उस सभी आपको लगभग समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।